अब हम लोग स्टार्ट करने लगे चैप्टर 15 और इसके अंदर हमारे पास स्केल ट्रिग्नोमेट्री ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। स्केल ड्राइंग्स के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्केल ड्राइंग्स होती हैं यहाँ पे हमारे पास एक लेंथ के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि 1:50,000 का क्या मतलब है कि अगर हम लोग उसको 1 सेंटीमीटर कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू हो वो 50,000 सेंटीमीटर्स की हो। हम लोग स्केल डायग्राम्स क्यों यूज करते हैं? अगर हम लोगों ने एक सेम चीज का मैप बना लेते हैं, उसको स्केल्ड कर लेते हैं उसको। अगर एक चीज है जो कि 2 किलोमीटर लॉन्ग है, उसको अगर हमने पेपर में दिखाना शो कराना होगा तो हम उसको 2 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज showing 2 kilometer on a paper is a very large drawing, which sometimes will not be accurate and will be harder. So let's say हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है which is 100 meter long and 45 meters wide. Definitely we cannot draw such a big drawing on our page, so हम लोग उसको assume कर लेते हैं और हम कहते हैं this is 100 meter long and this is 45 meter long. अब उसकी जो scale drawing है ना, scale drawing of the field is made with a scale of 1 centimeter represents 10 meter. So 1 centimeter represents 10 meter. So 100 meter represents would be 10 centimeter. यानी कि जो 100 मीटर की लाइन है हमने इसको 10 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया होगा। सिमिलरली अगर हमने 45 मीटर्स की रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए हमें 4.5 सेंटीमीटर यूज करना पड़ेगा, यानी ये 45 मीटर्स के बजाय 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की हुई है। तो दीज आर द आर डायमेंशन। ठीक है, हमें बेसिक स्केल से जो है मैप पे कन्वर्ट करना आना चाहिए कि अगर बिगर वैल्यू है उसको स्मॉलर वैल्यू में कैसे लेकर जाना है। तो उसका हमें स्केल प्रोवाइड किया होगा, उससे हम लोगों ने सिंपली डिवाइड करना है। लेट्स से क्वेश्चन ऑपोजिट भी हो सकता है कि वो आपको बताए कि 10 सेंटीमीटर की है ड्रॉ किया हुआ है और ये 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि ना इसको जो है इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, और उसने हमें ये रेंज दे दी है कि 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग इससे भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है इसको याद रखो, ये एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से शुरू होगा, कभी भी ये वर्टिकल लाइन से शुरू नहीं होगा। यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन से शुरू होगा, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, ऑलवेज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ एलिवेशन है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वो कहाँ से होगा? हॉरिजॉन्टल से शुरू। ये जरा लाइन रिपीट करो मेरे पास, दोबारा बोलो, रिपीट करो जो मैंने अभी बोला है। फिर दोबारा रिपीट कर दे। मैं कह रहा हूँ मेरा नेट आज फिर खराब है। हर रोज इस टाइम खराब होता है और कटी आवाज आती है। मैंने कहा है कि रिपीट करो, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से शुरू होंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन भी एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से शुरू होंगे। ठीक है, क्या बोला है मैंने? एंगल ऑफ एलिवेशन और हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से शुरू। एक सेकेंड। उसके बाद हमारे पास जो है हमें बेसिक वैल्यू को मेजर करना आना चाहिए। बेरिंग क्या होता है? बेरिंग के अंदर हमेशा इस चीज को याद रखना है कि जो वैल्यूज हैं वो हमेशा क्लॉकवाइज मेजर की जाएंगी फ्रॉम द नॉर्थ। दोबारा रिपीट करो मैंने क्या कहा है। All the bearings are measured clockwise from the north direction. क्लॉकवाइज हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होगी। ठीक है, और जो वैल्यू होगी उसको हमेशा हम लोगों ने 3 डिजिट्स में रिप्रेजेंट करना है। अगर वो 3 डिजिट्स में नहीं है तो उसको हमने खुद से 3 डिजिट्स में लिखना है, 040। ठीक है। Yes. हमेशा नॉर्थ से शुरू करना है, हमेशा वो। जैसे अब ये देखो, द बेरिंग ऑफ टाउन बी फ्रॉम सिटी ए इज 48 डिग्रीज, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है दिस इज गोइंग टू बी 048 डिग्रीज। अब यहीं से हमने नॉर्थ से लेकर काउंट करना है, तो यहाँ तक अब काउंट करेंगे, जहां पे हमारी लाइन आएगी हमने वहां तक काउंट करना है। रिफ्लेक्स एंगल भी होगा तो रिफ्लेक्स एंगल भी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है
उसके अंदर जो ये वाला एंगल होगा दिस इज एंगल। अच्छा मुझे बताओ आप क्या यूज करते हो, सोका टुआ यूज करते हो या फिर साइन कॉस टैन यूज करते हो? वो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, मतलब क्या यूज करते हो आप ऑपोजिट बोलते हो या मैं परपेंडिकुलर सोकटवा बोलते हो? हम्म, मैं सोकटवा बोलता ऑपोजिट बोलते हो परपेंडिकुलर? ऑपोजिट। एडजेसेंट बोलते हो बेस के बजाय? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हम लोग सोका टुआ यूज करेंगे फिर। तो जो जो हमारे पास ऑपोजिट एंगल, जो हमने एंगल फाइंड करना है उसका जो ऑपोजिट होगा दैट विल बी ऑपोजिट, जो हाइपोटेनस होंगे वो 90 डिग्री के ऑपोजिट होगा। और एडजेसेंट जो होगा वो साथ वाले को हम कहते हैं, जो साथ वाला एंगल होता है उसको हम लोग एडजेसेंट कह रहे होते हैं। बस हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की रूल्स अप्लाई कर रहे होते हैं सोका टुआ वाले। ठीक है, जहाँ पे टैन जो होता है वो टुआ होता है, यानी कि टैन ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले हमें टैन को फाइंड आउट करना आना चाहिए। हमें टैन इनवर्स भी लेना आना चाहिए और टैन को भी फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग को इस एक्सरसाइज में ये उसने टैन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया, नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसको हमें साइन और कॉस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाएगा। यानी कि टैन इनवर्स का जो फंक्शन होता है ना, टैन इनवर्स हम कब यूज करते हैं, जब हम लोगों ने एंगल को मतलब हमें एंगल जो है, हमें एक्यूट एंगल या एंगल्स फाइंड आउट करने होते हैं ना, एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग टैन इनवर्स का यूज कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे सारी साइड गिवन है, तो हमने टैन इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट फॉर्मूला यूज किया और टैन इनवर्स करके हम लोगों ने फाइनल आंसर निकाल लिया। ठीक हो गया। ओके। उसके बाद हम लोगों ने इसी तरह साइन और कॉस की रेशियो को यूज किया। टाइम साइन के लिए क्या होता है, सो यानी साइन ऑपोजिट हाइपोटेनस। ठीक है, ये सो का टुआ। ओके, सो का टुआ हमारे पास ये हो गया। और साथ में इनके इनवर्स भी हम लोगों ने, जब एंगल फाइंड करना है तो हमेशा साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉस इनवर्स को हम यूज करेंगे। डिपेंड करता है हमारे पास कौन सी साइड्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर से हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके अप्रोप्रिएट जो है वो ट्रिक की प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज करनी होगी इन सब क्वेश्चंस में। ठीक है, अब और हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि जो हमेशा मतलब एक पॉइंट पी है, उसने अगर इस लाइन को कहीं पे भी टच करना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कौन सा होगा, जो उसका 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, मैंने अभी क्या रिपीट किया, लाइन रिपीट करो अभी वाली लाइन। व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन इज ऑलवेज गोइंग टू बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर दो पॉइंट्स में से हम लोगों ने फाइंड करना होगा पॉइंट। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ABDC वाला। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है कि हम लोग पैरेलल साइड्स को सम करते हैं, मीन निकालते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब परपेंडिकुलर्स हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, ये हम लोगों ने खुद से परपेंडिकुलर बना दिया। हमें पता है AC जो है वो MN के बराबर है। ठीक है, और हमें ये वाला पता है कि ये वाला ट्राइंगल यानी ABM और CND ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग एक ट्राइंगल फाइंड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम लोगों ने ये साइड्स फाइंड आउट कर ली, तो हमारे पास देखो, जब हमें ये ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल ABM में देखो, हमें A से M की लेंथ अगर फाइंड आउट हो जाए, तो हमारे पास एंगल भी गिवन है, हमारे पास हाइपोटेनस भी गिवन है, और हमें ऑपोजिट निकालना है। और जो साइन, सो क्या कहते हैं, साइन ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस अगर हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग ये वाला ये जो AM जो है ये वाली लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास AM की वैल्यू आ जाएगी, तो इसका मतलब है CN भी AM के बराबर ही है। ठीक है, और फिर हम लोग इस वाली वैल्यू को, x वाली वैल्यू को 8.2 है ना यहाँ पे, ये वाला फाइंड भी कर लेंगे, ये वाले उसमें से माइनस करके ना हम लोग, यानी कि देखो सबसे पहले ABM वाले ट्राइंगल में, ABM वाले ट्राइंगल में पहले हम लोग ये वाली फाइंड कर लेंगे वैल्यू साइन से। ठीक है, जब ये वाली वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के ये वाली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 4.6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 60 डिग्रीज है बिल्कुल इसकी तरह, तो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों आइसोसेलेस है। तो यानी जो अगर जो आंसर, अगर y आंसर इसका है तो ये भी आंसर y है, अगर ये इसका आंसर x है तो ये भी इसका आंसर x है। हमारे पास जब ये वाली लेंथ आ जाएगी और ये वाली लेंथ आ जाएगी, ये वाली लेंथ कैसे आएगी जो मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ, ये दोनों जो y's हैं इसको हम 8.2 में से माइनस कर लेंगे, 8.2 में से ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास दरमियान वाली साइड आ जाएगी।
उसको x से मल्टीप्लाई करके हम दरमियान वाले रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल लेंगे। यानी हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स का भी एरिया निकाल लेंगे, फिर इस रेक्टेंगल का भी एरिया निकालेंगे और उन सबको ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास ये फाइनल जो एरिया है ट्रेपेजियम का ये आ जाएगा। समझ आई है मैंने क्या कहा है इस वाले क्वेश्चन में? जी रिपीट करो मैंने कैसे समझाया। ओके। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढेंगे जो बी एम है और एन डी है, क्योंकि ये ट्रेपीजियम है। इसको हम लोग सबसे पहले दो ट्राइंगल्स और एक स्क्वायर में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइन 60 से कट टू ऑफ 60 वो लगाकर हम लोग सबसे पहले ए एम और बी एम को ढूंढ लेंगे। अब हमने मतलब उसकी जो बीच वाली वैल्यू है उसको हम लोग 8.2 से 2 दफ़ा 2.3 माइनस करेंगे तो 3.6 निकल आएगा। तो जब ये निकल आएगा तो फिर हम लोग हाफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच लगाकर एरिया ऑफ ए बी निकाल लेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है। इसके अंदर बस हमारे पास दरमियान में गैप आ रहा है, यानी हम दोनों हमने बस इनको कैलकुलेट करना और ये mn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है इससे पहले था। ओके, नेक्स्ट में पार्ट में हमें जो है वो ग्राफ साइन कोसाइन और टेंजेंट्स के जो है ना, हमने ये एंगल्स जो है ग्राफ हमें पता होने चाहिए। y इज इक्वल टू साइन थीटा जो होता है वो कैसा ग्राफ होता है। y इज इक्वल टू साइन थीटा जो होता है ना वो 0 से शुरू होगा, ठीक है, 1 तक जाता है 90 डिग्रीज पे, फिर दोबारा नीचे आ जाता है 180 डिग्रीज पे, फिर नीचे चला जाता है -1 पे चला जाएगा 270 पे और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा 360 डिग्रीज पे। तो यानी साइन का ग्राफ हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। जो कॉस का ग्राफ है वो हमेशा स्टार्ट होता है 1 से, यानी ये टॉप से शुरू होगा, ठीक है, ये टॉप से शुरू होगा। जो साइन का ग्राफ होगा ना वो यहाँ ऐसे जाएगा। जो मैं खुद अभी ड्रॉ कर रही हूँ ये साइन का ग्राफ है। तो देखो साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा आगे होता है ग्राफ, वेव जो है वो थोड़ी सी आगे होती है, बस सिमिलर शेप होती है। टैन का थोड़ा डिफरेंट होता है, टैन का हमें ये याद रखना पड़ता है कि ये जो है इस तरह से चल रही होती है, ऐसे 90 से लेकर 270 तक, यानी कि ये 180 वैल्यूज को कवर कर रहा होता है। सही है, ये हमेशा 0 से 90, फिर 90 से 270, 270 से फिर दोबारा 450 तक जा रही होती है वैल्यू इसकी। और इन क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जब ग्राफ को प्लॉट करना है, अब जैसे लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 वन, इसको हम लोगों ने थीटा हम लोगों ने फाइंड कर लिया 45 डिग्रीज। अब हम लोगों ने जब हमारे पास ये ग्राफ प्लॉटेड है, ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ प्लॉटेड है, इस ग्राफ के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है 45 डिग्रीज यानी 1/√2, इसको हम लोगों ने y इज इक्वल टू 1/√2 को जो है हम लोगों ने प्लॉट कर लेना है। उसके बाद 45 डिग्रीज के ऊपर जाके हम लोगों ने जहां जहां ये वो कर रहा होगा ना मीट, तो वो हमें आंसर दे देगा। तो जैसे हम लोग जो साइन इनवर्स वाला काम होता है ना, ये वो हमें करके देगा ऑलरेडी, ठीक है, और हमें ये सारे सॉल्यूशंस देता है। यानी हम लोग जब साइन इनवर्स करते हैं तो हमें फर्स्ट सॉल्यूशन मिलता है सिर्फ, पर वैसे जब अगर हम लोग ग्राफ से देखें तो हमें कितने मिलते हैं, सारे सॉल्यूशंस मिल रहे होते हैं। अगर हम ग्राफ से करें तो सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं या फिर साइन इनवर्स करके, साइन इनवर्स करके सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं या साइन फिर इनवर्स करके उसको गलत। साइन इनवर्स करके मैंने अभी आपको बताया कि ग्राफ में से सारे सॉल्यूशन मिलते हैं, साइन इनवर्स करके सिर्फ पहला सॉल्यूशन मिलता है।
नहीं किसमें सारे, मतलब ग्राफ से तो कर रहा हूँ तो किससे सारे सॉल्यूशन मिलते हैं? ग्राफ से जी, ग्राफ ये हमारे पास कर्व है, इसमें अगर हमने जब लाइन प्लॉट किया है तो यहाँ पे भी ग्राफ सोल्यूशन मिल रहा है, यहाँ से भी सोल्यूशन मिल रहा है। साइन इनवर्स का जब फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला तो हमें सिर्फ 45 डिग्रीज मिल रहा है, 135 नहीं मिल रहा। तो ग्राफ से हमें सारे सोल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। और there are more solutions but in the range 0 to 360 the line y is equal to 1 over under 2 only meets the graph y is equal to sin theta twice, ठीक है। ओके अच्छा, अब हम लोगों ने साइन रूल और कोसाइन रूल के बारे में बात करनी है। साइन रूल हमारे पास ये होता है, साइन ए ओवर साइन ए, साइन बी ओवर बी, साइन ए ओवर से साइन सी ओवर सी, या फिर इसको ए ओवर साइन ए, बी ओवर साइन बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। पर ये हमेशा सिर्फ तब वर्क करता है अगर हमारे पास एक पेयर गिवन हो, एंगल एंगल और उसकी ऑपोजिट साइड का पेयर गिवन हो। अगर ये दोनों चीजें गिवन है तो तब हम लोग ये साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज साइन रूल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। रिमेंबर द साइन रूल इज यूज्ड व्हेन यू आर डीलिंग विद पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल्स, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ये इसी तरह एग्जांपल है कि हमारे पास 80 और 15 गिवन है, तो तब हम लोग ये 30 वाला यूज कर सकते हैं। अगर पेयर गिवन नहीं होगा तो इट वुड बी फाइन। ओके, ओके इसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट नीचे चलते हैं, तो हमारे पास अब आएगा कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल हमारे पास ये होता है, ये काफी फॉर्म्स में लिखा होता है, पर इसको आप एक फॉर्म याद कर सकते हो, विच इज सी इज इक्वल्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू, या ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए, ठीक है। यानी कि जो जिस चीज का आपने स्क्वायर निकालना है उसके अलावा बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर माइनस दो, बाकी दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करके कॉस ऑफ द वैल्यू जिसका आपने निकालना है। इसी तरह अगर आपने एंगल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो वैल्यूज ऑपोजिट है, माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc, ठीक है। इस फॉर्मूला को भी आप याद रखना है, इन दोनों फॉर्मूला को याद रखना है ताकि आपको कोई जो है कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके सही हो गया, ये फॉर्मूलाज याद है ना आपको। और ये इनमें कंपल्सरी नहीं है कि आपने कॉस रूल एक एंगल वगैरह पता हो, या एक एंगल पेयर के बगैर भी ये वर्क कर जाता है। पर ये हमेशा उन ट्रायंगल्स पे वर्क करेगा जो राइट एंगल नहीं है। राइट एंगल अगर होंगे तो हम लोग सिंपली उसके ऊपर राइट एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, विच इज, अगर एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए बी, हाफ इंटू ए इंटू बी साइन सी, यानी दोनों नेबरिंग साइड्स की जो है हम लोग उनको मल्टीप्लाई करके साइन कर देंगे सी, हाफ ए बी साइन सी। सिंपल ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो हमने डायरेक्ट यूज करना है। अगर कोई और स्केलीन ट्राइंगल्स होंगे तो उसके अंदर हम लोगों ने ये फाइंड आउट करने हैं, ये वाली वैल्यूज जो है हमारे पास साइन को साइन रूल। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, चैप्टर पे 17 16 सॉरी। डायग्राम हम को रिलेशन अप करते हैं। ओके, एक सेकंड। ओके, हमारे पास कुछ तरह के रिलेशन होते हैं, जैसे पॉजिटिव को रिलेशन है,
यानी इसमें सारी जो चीजें हैं वो क्लस्टर्ड हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। तो अगर पॉजिटिव साइड पे होगा तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन होगा अगर ये इस तरह की स्लांटेड है डायग्राम बट नेगेटिव साइड पे जा रही है और ये सारी एक किस्म की क्लस्टर्ड बने हुए हैं। अगर नो कोरिलेशन हम तब कहेंगे जब कोई एक लाइन में नहीं होंगे, स्कैटर्ड होंगे, ठीक है। और हम लोगों ने जो स्कैटर्ड डायग्राम्स हैं या इस इन चीजों के बारे में डिस्कस करना है। Notice that two measurements are taken on each day and recorded as pairs। हर रोज जो है ए बी सी डी डे में टेम्परेचर और टोटल टेकिंग्स जो है सेल्स के हम लोग वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इनको ये एज अ पेयर हमें रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो इस तरह की जो डेटा होता है जो कि वेरी भी कर रहा होता है, डिफरेंट भी होता है, और दो होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, बाय मीन्स टू और वेरिएट मीन्स चेंजिंग। तो दो वैल्यूज हैं जो कि चेंज हो रही हैं। और ज्यादातर हम लोग यू कैन सी दिस डेटा मच मोर क्लियरली इफ यू प्लॉट द वैल्यूज ऑन अ स्कैटर डायग्राम। और स्कैटर डायग्राम को हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, लेट्स लुक एट दैट। हमारे पास एक होता है टेम्परेचर या कोई चीज जो कि इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। जो कि हमारे पास लेट्स से मतलब एक चीज होती है इंडिपेंडेंट और एक होती है डिपेंडेंट। सेल्स अगर आइसक्रीम की है वो कब ज्यादा होंगी, जब टेम्परेचर ज्यादा कोल्ड हो, ठीक है। टेम्परेचर कोल्ड होगा तो ज्यादा अर्निंग्स होंगी। तो इस तरह से टेम्परेचर के ऊपर जो है ये सेल्स डिपेंडेंट है। जो चीज इंडिपेंडेंट होती है उसको हम लोग एक्स एक्सिस में लिखते हैं, और जो डिपेंडेंट होती है उसको हम लोग किस में लिखते हैं, वाई एक्सिस में। और हम डिपेंडेंट वाली चीजें किधर लिखते हैं, वाई एक्सिस में कि एक्स एक्सिस में। मुझे बताओ, डिपेंडेंट वैल्यूज वेरिएबल्स जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में। मेरे को पता नहीं चला, मैं मीटिंग से निकल गया हूँ। मेरे नेट फिर खराब हो गया था। मुझे पता चल गया था बीच में जब मैं पढ़ा रही थी तो आप थे, फिर जब मैंने सवाल किया तो आप चले गए थे। फिर जब मैंने सवाल करके खत्म किया ना फिर आप दोबारा आ गए। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं वाई एक्सिस के। यानी आपसे जब सवाल करूंगी आप रीजॉइन करोगे, ठीक। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहाँ पर होंगे, नहीं, एक्स एक्सिस पे। क्या क्यों हो एक्स गया? एक्सिस पे नहीं, होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, क्योंकि जो भी चीज है यहाँ पर इंडिपेंडेंट होगी। टेम्परेचर के ऊपर जो है वो सेल्स डिपेंडेंट है, सेल्स के ऊपर टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इस तरह का सीन। तो इसलिए अब मुझे बताओ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वैल्यूज जो होती हैं, ये सॉरी डिपेंडेंट वैल्यूज किसकी होती हैं, एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की। ऑफ कोर्स डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पर होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे होगा। काश। क्योंकि जो चेंज हो रहा था वो एक्स एक्सिस पर होता है, ये केमिस्ट्री में भी सीखा था। और जो डिपेंडेंट होता है वो वाई एक्सिस पर। तो अगर हमारे पास अगर एक पॉजिटिव रिलेशन होगा तो वो इस तरह होगा, और अगर वो करीब करीब होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। और अगर वो ज्यादा स्कैटर्ड होंगे तो, और अगर वो इसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो इसको क्या कहेंगे, वीक पॉजिटिव। दिस इज नो कोरिलेशन क्योंकि लाइन नहीं बन पा रही। दिस इज वीक नेगेटिव क्योंकि लाइंस करीब हैं बट नॉट दैट क्लोज। फिर वीक कोरिलेशन। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव का क्या मतलब हुआ कि क्लोज है बट नेगेटिव वाली साइड पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। नीचे चलते हैं।
नेवर यूज अ डायग्राम टू मेक प्रेडिक्शन आउटसाइड द रेंज ऑफ द कैलकुलेटेड डाटा, यानी कि हमने खुद से प्रेडिक्शन नहीं करनी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इन द फुट लेंथ हाइट डायग्राम अबव द डाटा डज नॉट इंक्लूड एनी हाइट्स अबव 8318। अच्छा, यानी वो कह रहे हैं कि यहाँ से आपने खुद से अज्यूम नहीं करना कि इस रेंज के बाद वाली भी अभी आगे भी इंक्रीज ही करेगा, हो सकता है डिक्रीज कर जाए। सो यू शुड नेवर एवर प्रेडिक्ट योरसेल्फ, ठीक है। यू कैन ओनली प्रेडिक्ट अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन करता है जब कोरिलेशन वीक हो, ठीक है। तो तब आपने क्या, if the correlation is weak you should say that your prediction may not be very reliable. It is good to relate all conclusion back to original problem. Don't just say strong positive correlation. Instead, you might say it is possible to make good prediction of height from foot length. ठीक है। अगर वो कंपैरिजन कह रहे हैं तो आप कह सकते हो कि हाँ उसका भी इस तरह से हो सकता है कि एक पॉसिबल है कि वो भी प्रेडिक्शंस ऐसे सिमिलर हो सकती हैं, बट आपने कंफर्म नहीं करना उसको। ओके, गुड, समझ आ रही है? छोटा टॉपिक था बस। उसके बाद अब हमारे पास चैप्टर 17 है मनी मैनेजिंग। डाटा हैंडलिंग तो हमने कर लिया, बेसिक था। मैनेजिंग मनी है, इसके अंदर हम लोगों ने 2-3 फॉर्मूलाज हैं, उन 2-3 फॉर्मूलाज को बस याद कर लेना है बस। कुछ चीजों को पता होना चाहिए, सैलरी, पीस वर्क, कमीशन। पीस वर्क क्या होगा कि आपको आइटम्स के बेस के ऊपर जितने आपने आइटम प्रोड्यूस किया ना, अगर आप 100 आइटम्स दिन की प्रोड्यूस करो, आपको उसके बेसिस पे काम मिलेगा। कमीशन क्या होता है कि आपकी एक ऐसे भी हो सकता है कि आपको जैसे कॉल सेंटर में ज्यादातर कमीशन वाला सीन होता है। अगर आपको कॉल सेंटर का नहीं आइडिया, मैं आपको बताती हूँ। उसमें क्या होता है, वो कहते हैं आपने कॉल करनी है, आपको एक फिक्स्ड मंथली जो सैलरी हम लोग आपको दे देंगे जो कि फिक्स्ड होगी, ठीक है। उसके साथ अगर कोई हमारा कस्टमर जो है वो अप्रूव कर देता है, आपकी आपसे कोई चीज ले लेता है, तो आपको बोनस देंगे या कमीशन देंगे, एक परसेंटेज मिलेगा आपको आपकी सेल्स के ऊपर, ठीक है। वेजेस जो होते हैं ये आपको पर आवर की बेसिस में भी मिलते हैं कि आपने पर आवर काम किया तो आपको उसके मुताबिक कितने जो है वो आपको पैसे मिल रहे होंगे। तो इन चीजों को, इन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि कमीशन क्या है, वेजेस क्या है, सैलरी क्या होती है। और अगर हम लोगों ने किसी भी चीज की इनकम फाइंड आउट करनी है, इनकम फाइंड आउट करने के लिए नेट इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम माइनस डिडक्शन। यानी कि अगर आपने ग्रॉस इनकम क्या होगी, जो टोटल अर्निंग जो है वो एक बंदा करता है। डिडक्शन कैसी है, डिडक्शन इनकम टैक्स हो गया, इंश्योरेंस के पैसे कट गए, जो सारी डिडक्शन है। यानी कि आप अगर लेट्स से 10,000 रुपये आप कमाते हो और उसमें से आपके घर जो है, ये तो मैं बात बहुत अनरियलिस्टिक सी बात कर रही हूँ। 10,000 रुपये आप कमाते हो और आपके घर का जो टैक्सेस है ना वो 3,000 है, ठीक है। 3,000 के आपको बिजली का बिल और ये वाले बिल और ये वाले बिल, तो आपके पास जो एक्चुअल आपके पास जो पैसे आए ना वो रह गए 7,000 रुपीज, ठीक है। एक आइडिया बस मैंने समझाने के लिए दिया। मूविंग ऑन, अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो ओरिजिनल अमाउंट होती है, जो आपने सबसे पहले अमाउंट ली होती है। आर होता है इंटरेस्ट का रेट, ठीक है। रेट हमेशा हमारे पास, अगर ये जैसे यहाँ पे 10% पर एनम है ना, तो ये 10/100 है, ठीक है। जो परसेंटेज है यहाँ पर ये 0.1 इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है, ठीक है। जब इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है तो वो 10/100 हो गया, ठीक है। यानी ये 10% है ना, 10/100%, तो यानी 0.1। तो इतने परसेंट, और टाइम जो है ये हमेशा ईयर्स में होगा। आई इज इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100, सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को जो है वो भूलना नहीं है, ओके। उसके बाद हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी सिमिलर होता है, उसमें भी हम लोगों ने पी आर टी ओवर 100 की ही यूज करनी होती है, बट उसके अंदर थोड़ी सी हम लोग वेरिएशन कर रहे होते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, उसका फॉर्मूला लिखते हम ये है ऐसे, v इज इक्वल टू पी 1+r/100 इंटू एन। पी जो है यहाँ पे ये प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने कहा आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100, तो ये जो पी है ये वही वाला पी है जो ये वाला पी था। और जो 1r/100 है ना, ये r जो है ये भी हमारे पास परसेंटेज r/100, ये देखो ये r/100, लेकिन इसको 1+r/100 करते हैं और फिर रेस्ट पावर जो n है वो टाइम है। n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू जो आएगी, फाइनल वैल्यू जो कि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होगी, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज को भूलना नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है,
P into 1 plus R over 100 into N। और जो कंपाउंड ये तो आते हैं मुझे, P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R ओवर 100 और रेस टू पावर n, यानी n का मतलब होता है और कितने साल हो सकते हैं, और टाइम हो एक्सपोनेंशियल सकता है, ग्रोथ और डिके का ये फॉर्मूला और है उसमें 2 फार्मूला होते हैं, जी। 1 प्लस आर ओवर इंक्रीज एन और होगा तो डिक्रीज। ये ग्रोथ है। y इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर रेज टू पावर n होगा तो ये हमारे पास जो है ये डिके होगा। और याद रखना है कि ये हमेशा डेसिमल में वैल्यू होगी r की वैल्यू। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हमेशा जो r की वैल्यू होगी वो डेसिमल्स में हमारे पास यूज हो रही होगी। इस चीज को भी याद रखना है। और बाइंग सेलिंग में हमें ये बेसिक चीजों को पता होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या होता है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जिस चीज पे आपने सेल किया है, यानी आपने 200 रुपीज सेल किया और कॉस्ट प्राइस आपकी 100 रुपीज थी, तो आपका जो प्रॉफिट है दैट इज गोइंग टू बी 100 रुपीज। और लॉस क्या होगा कि आपकी कॉस्ट प्राइस 200 थी और आपने उसको सेल कर दिया 150 में, तो आपका लॉस क्या है $50 का, 50 रुपीज। परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए जो प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस होगी 200 होगी तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। लॉस निकालने के लिए लॉस ओवर जो कॉस्ट प्राइस होगी ना मल्टीप्लाई बाय 100 जो है वो हमारा लॉस निकल आएगा। ये बिल्कुल बाइंग एंड सेलिंग का जो है ना बेसिक हमारे पास जो है फॉर्मूला चलता है। और द कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%। इफ यू ऐड 10% मार्कअप द सेलिंग प्राइस वुड बी 110%। तो कॉस्ट प्राइस में हम लोग जो अपना परसेंटेज मार्कअप ऐड लगाते हैं तो वो हमारे पास सेलिंग प्राइस बन जाती है। जैसे ये देखो एग्जांपल देख लेते हैं। A trader sells her product for $39. If her markup is $30, what is the cost price of the product? तो कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप जो है वो सेलिंग प्राइस बनता है। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 130%, क्योंकि ऑलरेडी जो सेलिंग प्राइस उसने भी हमें क्या बताया, ये पढ़ा नहीं। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% पे होती है, 100% पे होती है। और अगर हम लोग 10% मार्कअप ऐड कर देते हैं तो वो 110% हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि 30% हमने ऐड कर लिया तो ये 130% ऑफ द कॉस्ट प्राइस हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया 39 जो कि उसने सेल किया इज इक्वल्स टू 130% इनटू सेलिंग प्राइस। तो उसके बाद जो कॉस्ट प्राइस निकल आई दैट इज $30। ठीक हो गया। कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, इसको भूलना नहीं। फिर हमने डिस्काउंट अगर फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग बस सिंपली परसेंटेज का यूज करेंगे। 15 over 100 of 75 is going to be this value। और अगर हमें सेल प्राइस निकालनी होगी तो ओरिजिनल प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे ना। यानी अब हमारे पास ओरिजिनल प्राइस थी 75 और उसमें से डिस्काउंट कर लिए 10 रुपीज का, तो अब हम लोगों ने 65 रुपीज सेल कर रहे हैं। बेसिक मैथ्स है, यानी कैलकुलेशन जैसे हम लोग मनी के साथ डील कर रहे होते हैं। बस इन कुछ फॉर्मूलाज को याद रखना है अपने जहन में, और बस यही हमारे पास फॉर्मूलाज हैं सब कुछ। एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसमें क्या उसने कहा एट अ मार्केट अ ट्रेडर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 1.08 ऑन एन आइटम सेलिंग फॉर 6.48। व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस माइनस मार्कअप इज गोइंग टू बी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस उसने किस चीज पे सेल किया 6.48 पे, 6.48 पे सेल कर रहा है और वो प्रॉफिट कितना बना रहा है, यानी मार्कअप क्या है उसका 1.08। तो जो आंसर आया 5.4, तो ये क्या है उसके पास उसकी कॉस्ट प्राइस आई है। और अगर हम लोगों ने परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं कि जो प्रॉफिट आए, प्रॉफिट कितना है 1.08 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू जो कि कॉस्ट प्राइस थी, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 20% जो है ये उसका परसेंटेज प्रॉफिट आया। बस यहाँ पे ये वाला चैप्टर भी जो है ये फिनिश होता है, चैप्टर 17 फिनिशेस। ओके, मैं मीटिंग यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ।